नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो टिहरी से है, जहां पर प्रतापनगर के कोर्दी गांव में गैस सिलेंडर लीक होने के चलते भीषण आग लग गई। इस आग में 4 लोग झुलस गए, 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी झुलसे हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है प्रतापनगर के कोर्दी गांव में। टिहरी के प्रतापनगर के कोर्दी गांव से बड़ी खबर सामने आई है। गैस सिलेंडर लीक होने के चलते भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में 4 लोग आ गए जो कि झुलस गए। इन 4 में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी झुलसे हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। एक और बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर कल देर रात जिला मुख्यालय के पास जवाड़ी बाईपास पर एक बेकाबू कार अलकनंदा नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार लोग लापता हो गए। सूचना पर पहुंची आपदा प्रबंधन और पुलिस की रेस्क्यू टीम में कार सवार लोगों की खोजबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कार के अंदर एक शख्स सवार था। फिलहाल तलाश की जा रही है। लेकिन इस हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। यही वो कार है जो कि हादसे का शिकार हुई है। इस कार में सवार लोगों की तलाश फिलहाल की जा रही है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है, आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कार सवार के बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई। हरक सिंह रावत के ठिकानों पर हुई विजिलेंस की छापेमारी में बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार को विजिलेंस की टीम छापेमारी हाईकोर्ट के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के लेटर के बाद ये छापेमारी हुई है, ये बताया जा रहा है। बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण से जुड़ा ये पूरा मामला है और हाईकोर्ट में है मामला, जिसको लेकर चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने सेक्रेटरी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को एक लेटर भी लिखा। लेटर में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने लिखा कि हाईकोर्ट ने मौखिक तौर पर पूछा है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व केस में उस वक्त के वन मंत्री पर सरकार ने क्या एक्शन लिया और क्या जांच हुई है। इतना ही नहीं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने लिखा है कि हाईकोर्ट ने अब तक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी भी जताई है और कहा है कि 1 सितंबर को अपना पक्ष रखते हुए अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी जाए, वरना कोर्ट मामले की जांच सीबीआई से करवाने पर विचार कर सकता है। तो अब देखना होगा कि विजिलेंस की कार्रवाई से अब हाईकोर्ट कितना संतुष्ट होता है, तभी यह तय होगा कि केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं। कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण का यह मामला है। चीफ स्टैंडिंग काउंसिल का शासन को लेटर भी जारी किया गया। इस लेटर में जांच का स्टेटस पूछा गया है, मामले में क्या एक्शन हुआ है, क्या जांच हुई है, तत्कालीन वन मंत्री पर क्या एक्शन लिया गया। 1 सितंबर को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी के बाद तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपडेट भी सामने आ रहे हैं और कॉर्बेट पार्क के पाखरू में निर्माण में हुए घोटाले को लेकर ये छापेमारी की गई, जिसमें हरक सिंह ने सहसपुर स्थित मेडिकल कॉलेज और रायवाला स्थित अमरावती पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई, जो कि हरक सिंह और उनके परिवार के नाम पर है। विजिलेंस के मुताबिक 2 जनरेटर सरकारी पैसे से खरीदे गए थे, जिससे हरक सिंह की प्राइवेट प्रॉपर्टी में इस्तेमाल किया जा रहा था। इन दोनों जनरेटर्स की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है। कॉर्बेट पार्क के मामले में पूर्व डीएफओ किशन चंद की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। और विजिलेंस की छापेमारी को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और छापेमारी को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। आपका कहना है विजिलेंस ने जो ये जनरेटर को लेके जो भी कुछ एक्शन किया है वो आपके नोटिस में नहीं था, ये तो बात साफ हुई। मंत्री जी, आप पे एक आरोप लगा है, जब आप फॉरेस्ट मिनिस्टर थे बीजेपी की सरकार में, कॉर्बेट के अंदर कुछ अवैध निर्माण को लेके इस तरीके का आरोप लगे और वो केस भी अभी कोर्ट्स में पेंडिंग है। मेरे पास एक चिट्ठी का एक अंश है, जो ये 21 अगस्त की चिट्ठी है। 21 अगस्त को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है। ये उत्तराखंड सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि अब तक इस मामले में क्यों कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो हम 1 सितंबर यानी कि जब इसकी अगली तिथि है सुनवाई की, इसको क्यों ना सीबीआई को दे दें। तो आपको लगता है कि ये एक्शन होना, इसकी टाइमिंग और ये इस प्रकार का जो वहां मामला चल रहा है कोर्ट में, इनका कोई रिलेशन है? देखिए, मैं बिल्कुल संज्ञान में नहीं है। पाखरू टाइगर सफारी वन मंत्री के रूप में
जो पत्रावलियां मेरे पास आई, देखिए उनको मैंने नियम के तहत हमने किया, भारत सरकार से परमिशन ली, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के से परमिशन ली। बिना वाइल्ड लाइफ बोर्ड के आप क्या सोचते हैं? बिना वाइल्ड लाइफ बोर्ड के भारत सरकार के परमिशन नहीं होती तो आप क्या एक पेड़ क्या एक ईंट नहीं लगा सकते कॉर्बेट के अंदर? जी, अब 2016 में आप कांग्रेस का सरकार का हिस्सा थे, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, आपने बगावत करी, उसके बाद अब बीजेपी में गए, फिर एक पूरा लंबा चैप्टर है, स्टिंग ऑपरेशन में बहुत कुछ चीजें हुई। एक सीबीआई ने एक फाइल खोली है, उस समय जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी आरोपी हैं, साथ में आप भी आरोपी हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बाद ये जो विजिलेंस का एक्शन हुआ है अब उसकी भी परतें खुल सकती हैं? देखिए, क्योंकि अभी माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला, और क्योंकि मेरे निवेदन पर सीबीआई की जांच हुई थी, बाद में उसमें कि राष्ट्रपति शासन था, बाद में जब माननीय हरीश रावत जी उप मुख्यमंत्री सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल होगी सुप्रीम कोर्ट से सरकार, तो हरीश रावत के कैबिनेट ने एक पास किया कि वही सीबीआई की जरूरत नहीं है जांच की। तो वो मामला मैं उसके खिलाफ मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव के खिलाफ मैं हाईकोर्ट गया था कि भाई इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अभी मैंने अपनी वकील के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट में अब जिस दिन भी तारीख होगी उस दिन मैंने ये सबमिट किया है, क्योंकि अब क्योंकि बहुत इस पे सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है, और मैं अपना जो प्रत्यावेदन था, जो मेरी अपनी शिकायत थी, मैं वापस लेता हूँ। तो मैंने अभी माननीय हाईकोर्ट में मेरा वकील उसको मूव करेगा और हाईकोर्ट से निवेदन करेगा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है जो हरीश रावत जी के कैबिनेट ने जो डिसीजन किया था कि इस पर सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये निवेदन हम माननीय हाईकोर्ट से करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है और चुनाव प्रचार में बीजेपी कांग्रेस के नेता अपनी पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं। अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दम खम लगा रहे हैं। बीजेपी से जहां आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और खजान दास सहित कई प्रदेश स्तर के नेताओं ने मोर्चा संभाला, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत और करण माहरा के साथ कई कांग्रेसी नेताओं का बागेश्वर में डेरा जमा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी नेता नुक्कड़ सभाएं कर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत आज बागेश्वर पहुंच गए। हरीश रावत 2 दिनों से गरुड़ क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे और प्रत्याशी बसंत कुमार के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए थे। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हर महिला के खाते में 3000 रुपए डाले जाएंगे और कहा कि हमारी सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि हम पुलिस भर्ती में महिलाओं को 50% का आरक्षण भी देंगे। भाई बहनों को देखकर मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूं। बागेश्वर विधानसभा सीट पर SC/ST का फैक्टर हमेशा से हावी रहा है, लेकिन इस उपचुनाव में भी जातीय फैक्टर पर पार्टियां विशेष ध्यान दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जातीय समीकरण को साध रही हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट उत्तराखंड राज्य बनने से पहले रिजर्व सीट रही है। इस सीट पर 1,18,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें अनुमानित 35% मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार इस वोट बैंक के सहारे ही बीएसपी और आप में रहते हुए तीसरे नंबर पर रहे और इस बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 80% अनुसूचित जाति की वोट मिलने का दावा कर रहे हैं। अपने समाज का जो वोट है वो भी अधिकांश रूप में अधिक से अधिक जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और लगता है आपको सभी को कि ये वोट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कम से कम ये समझिए कि 80% वोट जो शिल्पकार समाज है उसका प्राप्त होगा। वहीं बीजेपी इस उपचुनाव में SC/ST फैक्टर से ज्यादा दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के कार्यों और सहानुभूति फैक्टर पर ज्यादा फोकस कर रही है।
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आजादी से अब तक अनुसूचित जाति के लिए किया ही क्या है, उन्हें सिर्फ दलित बनाकर छोड़ दिया गया। ने हमेशा ही जो अनुसूचित समाज को हमेशा ही ये कहकर के दिग्भ्रमित किया है कि 80% वोट 90% वोट हमारे पास है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से और कांग्रेस के लोगों से कि कांग्रेस ने आखिर इन आज़ादी के बाद से आज तक अनुसूचित समाज को आखिर दलित बना के क्यों रखा है। विधानसभा में विशेषकर बहुत अधिक उनकी लहर है, एक किस्म की समझिए उनकी संपत्ति की बहुत सहानुभूति उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि जितना अपना दलित वोट है, विशेषकर अनुसूचित जाति का वोट है, पहले भी उनको लगातार प्राप्त होता रहा है और आज भी अब उसका परसेंटेज और बढ़ने वाला है, ऐसा हमने अपना अनुमान लगाया है। बागेश्वर उपचुनाव में पार्टियां हर फैक्टर पर काम कर रही हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, तो जातीय समीकरण भी इस उपचुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और हमारी सहयोगी सुष्मिता थापा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सुष्मिता, चूंकि बागेश्वर एक आरक्षित सीट है, ऐसे में SC ST वोटर हमेशा से यहां पर एक बड़ा फैक्टर रहे हैं। इस बार आप उनके बीच में जा रही होंगी, उनका मूड क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, क्या समझ पा रही हैं आप? जी देखिए, बागेश्वर विधानसभा में हमेशा से जो SC ST वाला फैक्टर रहा है वो हमेशा से हावी रहा है। चाहे जो आम चुनाव थे उनमें देख लीजिए और अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें भी ये फैक्टर है, हावी है, जिसमें बागेश्वर में 35% के लगभग यहाँ पे SC ST जो जाति समीकरण है वो बैठ रहा है। और उसमें जो ज्यादातर कांग्रेस कह रही है कि जो मेरा बसंत कुमार है वो हमेशा से उनके बीच रहे हैं, उनके बीच के नेता हैं, इसलिए SC ST का जो वोट बैंक वोट बैंक है वो बसंत कुमार के पाले में ही आएगा। और वहीं बीजेपी क्या कह रही है कि सहानुभूति हमेशा से चंदन दास के साथ रही है और हमेशा से उन्होंने उनके लिए काम किया है जी। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो अभी प्रत्याशी पाटीदार है उनको मिलेगा और बीजेपी के पक्ष में ही जो जातीय समीकरण बैठेगा। ठीक है सुष्मिता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और एक बड़ी खबर चंपावत से आ रही, जहां पर सीएम धामी मां वाराही मंदिर देवी धुरा पहुंचे। चंपावत में आयोजित बग्वाल मेले में शामिल हुए हैं सीएम धामी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर स्थानीय वासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब चंपावत के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, कैसे उनका स्वागत किया गया। सीएम धामी ने मां वाराही मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन भी किए हैं और साथ ही साथ चंपावत में आयोजित बग्वाल मेले में भी शामिल हुए। और अब बात रक्षाबंधन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपने पैतृक आवास पर अपनी बड़ी बहन के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, राखी बंधवाई। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। खटीमा पहुंचे अपने पैतृक आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने अपनी बहनों से राखी बंधवाई और साथ ही साथ प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बिरगुल में रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी भी कार्यक्रम में मौजूद थी। ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिरगुल में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी भेंट की। मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। धन्यवाद करता हूं, आपने इतना और आप सब।
और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चमोली के सीमांत गांव रिंगी पहुंचकर महिलाओं से राखी बंधवाई। इसके बाद जोशीमठ में भी राखी मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की कई महिलाओं ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राखी बांधी। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि जोशीमठ क्षेत्र मेरा ससुराल भी है, इसलिए मैं अपनी बहनों के बीच में अगर राखी के पावन पर्व को मना रहा हूं तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार वासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उनके साथ ये त्यौहार मनाया। विधानसभा कोटद्वार के झंडा चौक स्थित पीडब्ल्यूडी कैंप कार्यालय में विधायक ऋतु खंडूरी शामिल हुई, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। पुष्करधामी सरकार ने रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की बहनों को सौगात दी है। राखी के अवसर पर बहनें 2 दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर रही हैं। कल दोपहर से आज रात 12 बजे तक ये नियम लागू रहेगा। बहनें उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों में होकर जाने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा का लाभ उठा रही हैं। तो रक्षाबंधन के मौके पर धामी सरकार की तरफ से राज्य की बहनों को ये सौगात दी गई है। 48 घंटे के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में उनके लिए यात्रा फ्री की गई है और इसका लाभ भी तमाम बहनें उठा पा रही हैं, जो कि राखी बांधने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रही हैं। वो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ्री सफर कर पा रही हैं और ये सब कुछ संभव हो पाया है धामी सरकार की वजह से। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 7 जिलों में फिर से बारिश को अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, जहां पर आज शाम तक हल्की बारिश के आसार हैं। बता दें कि उत्तराखंड में जुलाई में 552.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 32% ज्यादा है। ऋषिकेश में अगस्त में हुई बारिश ने चेरापूंजी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 7 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। आज देर शाम से हल्की से तेज बारिश इन तमाम जिलों में देखने को मिल सकती है। और बारिश के बदले पैटर्न का असर इस कदर रहा कि देहरादून, हरिद्वार समेत 6 जिलों में असामान्य तरीके से बारिश हुई और आपदा बनकर टूटी। वहीं आधे से ज्यादा जिले ऐसे रहे जहां पर बारिश सामान्य से भी कम हुई है। रिपोर्ट देखिए आप। भले ही पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लोगों को बारिश से राहत मिली हो, लेकिन 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में इस साल भी एरोटिक वेदर कंडीशन दिखी, यानी कहीं एकदम से तेज बारिश हुई तो कहीं एकदम सूखे जैसे हालात। एरोटिक बारिश का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बारिश से तकरीबन 1000 करोड़ के राजस्व का नुकसान, जबकि 106 लोगों की मौत भी हो गई। इस साल 6 जिले ऐसे रहे जहां बारिश आफत बनकर हुई, किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हुई, जबकि 7 जिले ऐसे रहे जहां बारिश सामान्य से भी कम हुई। अगर उन 6 जिलों की बात करें जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, तो उनमें बागेश्वर में 164% ज्यादा बारिश हुई, तो हरिद्वार में 63% ज्यादा बारिश हुई। इसके साथ चमोली में 58% ज्यादा बारिश हुई, वहीं देहरादून में 51% ज्यादा बारिश हुई और ऊधम सिंह नगर में 29% ज्यादा बारिश हुई, तो टिहरी गढ़वाल में 25% ज्यादा बारिश हुई है। अगर सामान्य से कम बारिश वाले 7 जिलों की बात करें तो उनमें अल्मोड़ा है जहां 13% कम बारिश हुई है, वहीं चंपावत में 24% कम बारिश हुई, तो पौड़ी गढ़वाल में 18% कम बारिश हुई। साथ ही नैनीताल में 22% बारिश कम हुई, तो साथ ही पिथौरागढ़ में 17% कम बारिश हुई। वहीं रुद्रप्रयाग में 18% कम बारिश हुई, तो उत्तरकाशी में भी 7% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। तो नॉर्मल एक्टिविटी दिख रही है तो देखेंगे, लेकिन ये कि ओवरऑल जो मानसून हो जाएगा सितंबर तक का हमारा पीरियड वो रहता ही है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का जो भी रेनफॉल एक्टिविटी उसका मानसून के रेनफॉल में पूरा काउंट करते हैं, तो उस चीज को देखेंगे तो तब भी हमारा नॉर्मल तो मानसून रहेगा ही। इस मानसून सीजन में जहां एक तरफ किसानों को नुकसान हुआ और वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वहीं बारिश के बदले पैटर्न ने प्रदेश को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया है। और इस तरह की बारिश की सटीक वजह क्या है, इसकी कोई ठोस जानकारी भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट।
चंपावत में रक्षाबंधन के मौके पर हर साल लगने वाला प्रसिद्ध देवी धुरा मेला शुरू हो गया है। 10 सितंबर तक चलने वाले इस मेले का मुख्य आकर्षण 4 खामों के बीच का युद्ध हुआ करता है, जिसमें फूलों और फलों से बग्वाल खेली जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेला शुरू हो गया है, 10 सितंबर तक ये मेला चलेगा और इसकी खास बात यही है, आकर्षण का केंद्र होता है कि 4 खामों के बीच यहाँ पर युद्ध होता है, जिसमें फूलों और फलों से बग्वाल खेली जाती है। पिथौरागढ़ में वाटर पार्क भले अभी पूरी तरीके से नहीं बना हो, लेकिन इसको लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। आलम यह हो गया है कि स्थानीय विधायक जहां वाटर पार्क को पानी की बर्बादी करार दे रहे हैं, तो वहीं नगर पालिका इस पार्क के जरिए पेयजल संरक्षण का दावा कर रही है। सोशल मीडिया पर वाटर पार्क का मजा लेते हुए पालिका अध्यक्ष की ये तस्वीर जिस तेजी से वायरल हुई, उतनी ही तेजी से पिथौरागढ़ का सियासी पारा भी चढ़ा है। क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर ने आरोप जड़ा कि 2 बूंद पानी के लिए तरसते लोगों के साथ ये नगर पालिका का भद्दा मजाक है। साथ ही विधायक का कहना है कि वाटर पार्क को बनाने के लिए जहां एक पेयजल योजना की बलि चढ़ाई गई है, वहीं 80 करोड़ की आंवला घाट पेयजल योजना के पानी से स्विमिंग पूल को तर किया जा रहा है, वो भी तब जब शहर में 2 बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हो। अब प्रश्न ये उठता है कि पिथौरागढ़ वासियों के लिए पेयजल जरूरी है या स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब ऑलरेडी वहाँ पर एक पेयजल योजना स्थापित थी और जो निर्बाध रूप से चल रही थी, उसको तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। असल में पिथौरागढ़ के चंडाक में नगर पालिका एक वाटर पार्क बना रही है। 50 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े इस पार्क को बनाने में अब तक 1 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी पार्क पूरी तरह बना नहीं है। नगर पालिका का दावा है कि वाटर पार्क बनने से जहां वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों को नया पर्यटन केंद्र भी मौज मस्ती के लिए मिलेगा। पालिका की माने तो स्विमिंग पूल के लिए पेयजल योजनाओं के बजाय बरसात के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंवला घाट से किसी तरह का या किसी भी अन्य योजना से हम किसी तरह भी का जल नहीं ले रहे। हम वर्षा द्वारा प्राकृतिक जल के संवर्धन, संचयन एवं पुनर्गठन हेतु हमने वहां पर तालाब बनाया है। पिथौरागढ़ में 2 बूंद पानी के लिए सियासी खेल दशकों से जारी है। इस खेल में कभी किसी को मात मिलती है, किसी को जीत, लेकिन वाटर पार्क के नाम पर जारी सियासी संग्राम का अंत क्या होगा ये फिलहाल कहना कठिन है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, बीजेपी के पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक के बीच वाटर पार्क को लेकर तलवारें पूरी तरह खींची हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।